तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज उस पीरियड की जिसने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने चर्च के दो टुकड़े कर दिए, उसको स्प्लिट कर दिया, जिसने रिलीजियस वॉर शुरू की, जिसने मॉडर्न यूरोप की बुनियाद रखी। हाँ जी, हम बात करेंगे आज प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन की, मार्टिन लूथर की कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स की जंग की। ये पीरियड दोस्तों 1517 से 1648 तक चला। इसमें एक आदमी था इसका हीरो, जिसने चर्च की करप्शन को चैलेंज किया और आहिस्ता आहिस्ता पूरा यूरोप उस शख्स के आइडियाज की वजह से स्प्लिट हो गया। हजारों लोग इन रिलीजियस वॉर्स में मारे गए और आखिर में यूरोप ने यह सीखा कि रिलीजियस टॉलरेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कि इस बात को कबूल करना कितना जरूरी है कि किसी और का मजहब उसको अपने तरीके से प्रैक्टिस करने दो, अपने बिलीव्स किसी पे मुसल्लत नहीं कर। चलो भाई, मार्टिन लूथर ने ऐसा क्या किया कि इतनी बड़ी तब्दीली आ गई, ये वॉर्स कैसे खत्म हुई, इसकी पूरी कहानी क्या है, आज हम डिटेल में समझेंगे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, स्टोरी टेलिंग के स्टाइल। तो भाई पहले यह समझना जरूरी है कि 1500s में कैथोलिक चर्च यूरोप की सबसे बड़ी पावर थी। ये सिर्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं था, बल्कि पूरा सिस्टम ही था। लोगों की जिंदगी का हर हिस्सा चर्च के कंट्रोल में था। चर्च का किरदार पॉलिटिक्स में भी था, इकोनॉमिक्स में भी था, एजुकेशन में भी था। चर्च किंग्स को क्राउन करती थी, कोरोनेशन सेरेमनी होती थी, लॉज भी चर्च बनाती थी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सब चर्च चलाती थी। तो चर्च का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज्यादा अमीर था। यूरोप की सबसे बड़ी जो लैंड ऑनर थी वो भी चर्च ही थी, और इसमें चर्च में करप्शन बहुत ज्यादा थी। लोग इससे जेन्युइनली तंग आ चुके थे। वजह बहुत सारी वजह थी, उनमें सबसे बड़ी थी इंटेलिजेंस। लोग पैसे देकर अपने गुनाह माफ करवाते थे चर्च से। चर्च ये कहता था कि अगर तुमने पैसे दिए, जितने पैसे तुमने दिए उतने का ही हम तुम्हें सवाब लेके देंगे, तो ज्यादा दोगे तो तुम जन्नत चले जाओगे। दूसरा था सिमनी। चर्च की जो हाई पोजीशंस थी वो पैसे से खरीदी जा सकती थी। अगर आप अमीर हो तो आप बिशप भी बन सकते थे, कार्डिनल भी बन सकते थे, चाहे आप रिलीजियस नॉलेज रखते हो या नहीं रखते। नेपोटिज्म भी बहुत बड़ा मसला था। पोप अपने रिलेटिव्स को, अपने बेटों को बड़ी हाई पोजीशंस दे देता था। वेल्थ और लग्जरी में चर्च डूबा होता था। चर्च के पास बहुत सारी जमीन थी, बहुत वेल्थ थी, और ये वेल्थ वो ऐसे गरीबों की मदद के लिए नहीं यूज करते थे। बहुत से प्रीस्ट और बिशप्स जो थे ये सिंपल लग्जरियस बस लाइफ गुजारते थे, यानी पावर को अब्यूज करते थे। चर्च लोगों को ये धमकी तक देता था कि अगर तुम चर्च के अगेंस्ट गए तो तुम्हारी रूह को हम जहन्नम भेज देंगे, तुम्हें एक्सकम्युनिकेट कर देंगे। ये बहुत बड़ी धमकी थी। इससे जो किंग्स थे वो भी डरते थे। बहुत सारे प्रीस्ट हालांकि खुद बाइबल पढ़ भी नहीं सकते थे, वो लैटिन में सिर्फ दुआएं पढ़ते थे, प्रेयर्स उनको आती थी, लेकिन क्योंकि वो कॉमन लोग तो समझते नहीं थे तो वो ऐसे ही काम चला रहे थे। तो बहुत से लोग इस करप्शन से तंग आ चुके थे। रेनेसांस के जो ह्यूमनिस्ट थे उन्होंने चर्च की करप्शन पे बहुत ज्यादा लिखा। पिछली वीडियो में हमने डिटेल से समझा था। जैसे एरास्मुस ने अपनी किताब लिखी इन प्रेज ऑफ फॉली, उसमें चर्च की उसने बुनियादें हिला दी, बड़ी बुराइयां लिखी, लेकिन किसी ने डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया था चर्च को, जब तक एक आदमी नहीं आया, और उस आदमी का नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर भाई जर्मनी का एक मंक था। वो बहुत रिलीजियस था, बड़ा सीरियस इंसान था, अपने गुनाहों से बड़ा परेशान था, रोज अपने आप को पनिश करता था, चेन से अपने आप को मारता रहता था, रोजे रखता था, और ये सोचता था कि उसके गुनाह इतने ज्यादा हो गए कि उसको जन्नत तो कभी नसीब ही नहीं होगी। लेकिन जब उसने बाइबल पढ़ी खुद, स्पेशली रोमन्स और गलेशियंस, तो उसको एक नया आइडिया मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने कहा कि यार इंसान अपने गुनाहों से सिर्फ फेथ, ईमान से बच सकते। इस कंक्लूजन पे आ गया वो, ना के पैसे देके, ये जो चर्च को पैसे दे रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, और अच्छे काम करने से भी कुछ नहीं होगा, ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है। इस आइडिया को बोलते हैं सोला फाइड, यानी फेथ अलोन। उसने कहा कि ये जो अच्छे काम है, गुड डीड्स, ये करना है, जरूरी है, लेकिन ये आपको सैल्वेशन नहीं देंगे। सैल्वेशन बोले तो मतलब गुनाहों से छुटकारा नहीं देंगे, इनकी वजह से आपके गुनाह खत्म नहीं हो जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। 31 अक्टूबर को 1570 को लूथर ने विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर एक लिस्ट चिपका दी, जिसमें उसने 95 थीसिस, अपने 95 पॉइंट्स वो लिख के भाई चिपका दिए। उसने कहा कि ये है असल हकीकत, और उन सारे पॉइंट्स में जो चर्च का चलता हुआ एक सिस्टम था वो सारा खराब कर दिया। वो जो लिस्ट उसमें लगाई उसमें आइडियाज लिखे हुए थे, और वो आइडियाज बहुत रेवोल्यूशनरी थे। उसमें आइडिया नहीं बल्कि नई थियोलॉजी थी। पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी उसमें था सोला स्क्रिप्चुरा, यानी स्क्रिप्चर अलोन। भाई बाइबल उसने कहा सबसे ऊपर है, ये चर्च की जो ट्रेडिशंस है, पोप जो डिसीजन ले रहा है उसी को ही हम सच समझ रहे हैं, वही सही है, ऐसा नहीं है। पोप हो, चर्च हो, कुछ भी हो, बाइबल से ऊपर नहीं है। दूसरा सोला फाइड, यानी फेथ अलोन, जो मैंने आपको बताया कि इंसान सिर्फ फेथ के जरिए ही बच सकता है, तभी जन्नत में जा सकता है, अच्छे काम करने से, या ये जो इंटेलिजेंस है, ये चर्च को पैसे देके गुनाह कम करा लो और जन्नत चले जाओ, ये दोनों चीज गलत। अगर आपका ईमान पक्का है तो फिर ही चांस बन सकता है कि आप जन्नत जाओ, सैल्वेशन तभी मिल सकती है। तीसरा था सोला ग्रेशिया, ग्रेस अलोन। सैल्वेशन गॉड की ग्रेस से ही है, ना कि इंसान के एफर्ट से। इंसान कुछ भी कर ले कुछ नहीं हो सकता, ये बस गॉड की ग्रेस है अगर सैल्वेशन मिल गई। चौथा प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। हर इंसान, उसने कहा, डायरेक्टली खुदा से बात कर सकता है, ये बीच में हमें प्रीस्ट की जरूरत नहीं
नहीं है, कोई चर्च की जरूरत नहीं है। और पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट, 2 किंगडम्स। उसने कहा कि भाई चर्च और स्टेट ये दोनों अलग चीजें। चर्च जो है वो स्पिरिचुअल मैटर्स हैंडल करती है, स्टेट जो है वो पॉलिटिकल मैटर्स हैंडल करती है। बाकी बहुत सारे 95 पॉइंट्स थे, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे, यानी ये चर्च से पॉलिटिकल पावर खींचने वाली बात थी। तो ये जो लिस्ट थी बड़ी तेजी से फैली, स्पेशली प्रिंटिंग प्रेस की वजह से लोग इसको बड़े आराम से पढ़ सके, इसकी कॉपीज बनने लगी। जर्मनी में बहुत सारे लोग जो है वो लूथर के सपोर्ट में आ गए, स्पेशली वो लोग जो चर्च की करप्शन से बहुत तंग आ चुके थे। लूथर ने कहा कि वो चर्च को रिफॉर्म करना चाहता है, ना कि स्प्लिट करना चाहता है, लेकिन चर्च ने उसको सीधा सीधा एक्सकम्युनिकेट कर दिया। भाई उसने कहा तुम हमारा हिस्सा ही नहीं हो, निकलो यहाँ से, निकाल दिया उसको, क्योंकि उसने सीधा सीधा अपनी बात वापस लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई मैंने जो बात कही है वो सच है, मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ। ये जो मोमेंट था ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत। एक आदमी ने मतलब पूरी चर्च को चैलेंज कर दिया। लूथर की वजह से जो लोग चर्च के शदीद अगेंस्ट थे वो लूथर के सपोर्ट में आ गए। लूथर ने फिर बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट भी किया ताकि आम जो लोग हैं, कॉमन पीपल, वो खुद पढ़ सकें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। लूथर के बाद ये जो रेफॉर्मेशन थी इसका सिलसिला रुका नहीं। यूरोप में और भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स उभरे जो चर्च के खिलाफ बेसिकली जो बोलने लगे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे उल्रिक zwingli और जॉन कैल्विन। इनका असर आज भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस में आपको नजर आता है। उल्रिक zwingli स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर से था। वो एक प्रीस्ट था। 1519 के आसपास उसने कैथोलिक चर्च को चैलेंज करना शुरू कर दिया, बिल्कुल लूथर की तरह। zwingli के जो की आइडियाज थे वो ये थे कि उसने बाइबल को सबसे ऊपर रखा, लूथर की तरह। उसने कहा भाई जो चीज बाइबल में नहीं लिखी मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। ये इमेजेस, स्टैचूज, कॉम्प्लिकेटेड चर्च की जो रिचुअल्स थे ये सारे उसने रिजेक्ट कर दिए। ज्यूरिख में उसने सिंपल जो वर्शिप है उसने वो शुरू की। अब यहाँ तक लूथर और zwingli के आइडियाज तो कॉमन थे, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था यूकरिस्ट, लॉर्ड्स सपर। समझाता हूँ ये ब्रेड और वाइन की असल में हकीकत क्या है क्रिश्चियनिटी में, पहले ये समझते हैं। ये लॉर्ड्स लास्ट सपर होता क्या है। तो जी क्रिश्चियनिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल है, इसको होली कम्युनियन भी कहते हैं। बाइबल के मुताबिक जीसस ने अपनी डेथ से पहले अपने 12 डिसाइपल्स के साथ आखिरी खाना खाया था, लास्ट सपर किया था। उस वक्त उन्होंने ब्रेड लिया, उसको तोड़ा और ये कहा कि ये मेरी बॉडी है, ये मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। फिर उन्होंने वाइन लिया और कहा कि ये मेरा खून है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए मैं बहा के जाऊंगा। तो जीसस की याद में आगे से ये काम जो है एक रिचुअल बन गई। इसलिए चर्च में रेगुलरली ये चीज की जाती है कि लोग ब्रेड उठाते हैं और वाइन उठाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जीसस की जो सेक्रीफाइस थी उसको याद रखना और उसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करना। इन शॉर्ट अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं तो बेसिकली क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि जीसस ने जो सेक्रीफाइस किया वो अपने बच्चों के लिए किया, मतलब अपनी उम्मत के लिए किया। मुसलमान तो ये कहते हैं कि उनकी डेथ हुई ही नहीं, अल्लाह ने उनको अपने तरफ भेज दिया। खैर तो डिफरेंस पे आते हैं, वो ये है कि मार्टिन लूथर ये मानते थे कि ब्रेड और वाइन को जब हम ब्लेस करते हैं तो उसमें क्राइस्ट की असल प्रेजेंस मौजूद होती है। मतलब ब्रेड और वाइन सिर्फ सिंबल नहीं है बल्कि समहाउ क्राइस्ट वहाँ हाजिर हो जाते हैं। यूल्रिक zwingli कहते हैं कि ये ब्रेड और वाइन सिर्फ सिंबल है, उनमें कोई फिजिकल जो है ना चेंज नहीं आता, उसमें ना ही क्राइस्ट जो है वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ याद दिलाने का जरिया है। जीसस की जो टीचिंग्स थी, उनका जो सैक्रिफाइस था, ये उसको सिर्फ याद करने का एक रिचुअल है। अब ये छोटी सी जो बात थी, जो डिफरेंस था, ये छोटा नहीं रहा, ये बहुत बड़ा हो गया। इस डिफरेंस की वजह से प्रोटेस्टेंट्स में ही अलग अलग 2 ग्रुप्स बन गए। zwingli का असर जो है वो स्विट्जरलैंड में बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 1531 में एक रिलीजियस वॉर में वो मारा गया। फिर ये दूसरा इंपॉर्टेंट शख्स है जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन आप कह लें रेफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड थिंकर था। फ्रांस में वो पैदा हुआ, लेकिन बाद में फिर जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड है वहां चला गया। कैल्विन का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उसने जिनेवा जो है उसको एक आइडियल प्रोटेस्टेंट सिटी बनाने की कोशिश की। स्ट्रिक्ट मॉरल रूल्स उसने वहां पे बनाए। अब का जो ये स्विट्जरलैंड है, गैम्बलिंग, डांसिंग, कलरफुल कपड़े जो थे ये सब हराम थे, एक किस्म का पाबंदी लगा दी इन पे। हर चीज बाइबल के हिसाब से चलती थी। लोगों को हर हफ्ते चर्च जाना पड़ता ही था, मैंडेटरी था। प्री डेस्टिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कैल्विन का सबसे बड़ा फेमस और कंट्रोवर्शियल आइडिया है। उसने कहा कि गॉड ने दुनिया बनाने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई कौन जन्नत जाएगा कौन दोज़ख जाएगा। ये डिसीजन इंसान के एक्शंस में है ही नहीं, सिर्फ गॉड की विल पर ही डिपेंड करता है। कैल्विन ने अपने आइडियाज को सिस्टमेटिकली लिखा इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन के नाम की किताब में। ये किताब जो है ये प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी की बैकबोन बन गई। कैल्विनिज्म एक चीज
नई बन गई और ये यूरोप और अमेरिका में बड़ी तेजी से फैली। अब ये जो रेफर्मेशन है ये यूरोप के कई हिस्सों में अलग अलग तरीके से आई। जर्मनी और स्विट्जरलैंड में ये मेनली रिलीजियस थी, लेकिन इंग्लैंड में ये ज्यादा पॉलिटिकल थी और इसके पीछे पर्सनल रीजंस भी थे। असल कहानी ये है कि जो किंग हेनरी 8 थे, जो 1509 से 1547 तक इंग्लैंड के किंग रहे, वो थे शादीशुदा और उनकी बीवी थी कैथरीन ऑफ एरागोन। तो कैथरीन जो थी ये स्पेन के बड़े पावरफुल किंग की बेटी थी। हेनरी को उससे एक बेटा चाहिए था जो फ्यूचर में किंग बनता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत कोशिश की, एक बेटा पैदा भी हुआ लेकिन वो डेथ हो गई उसकी। फिर मिसकैरेजेस हुए, सब कुछ हुआ, एक ही बेटी जिंदा बच गई जिसका नाम था मैरी। हेनरी को लगा कि उसकी जो डायनेस्टी है वो तो खत्म हो जाएगी ऐसे। हेनरी ने फिर दूसरी औरत एन बोलेन से प्यार कर लिया, भाई एक और अफेयर चला दिया। तो वो फिर उस औरत से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने पोप से कहा कि भाई मुझे तलाक लेके दो पहली बीवी से, लेकिन पोप ने मना कर दिया क्योंकि जाहिर है कैथरीन जो थी वो स्पेन के इतने बड़े पावरफुल रॉयल फैमिली से थी, पोप उनके अगेंस्ट जा नहीं सकता था। तो हेनरी को आ गया इस बात पे गुस्सा और उसने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। 1533 में उसने एन बोलेन से शादी कर ली पोप की इजाजत के बगैर। फिर 1534 में उसने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास की। उस एक्ट के जरिए हेनरी ने खुद को ही चर्च ऑफ इंग्लैंड का सुप्रीम हेड बना दिया भाई, मतलब पोप का फिर इंग्लैंड में कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो फिर उसने खुद ही जो है अपनी शादी कैथरीन ऑफ एरागोन जो थी उससे ऑफिशियली कैंसिल कर दी। अब इंग्लैंड के हिसाब से कैथरीन उसकी वाइफ नहीं रही और अब एन जो बोलेन थी उसकी ऑफिशियल वाइफ बन गई। हेनरी ने मोनेस्ट्रीज को भी डिसॉल्व कर दिया। ये चर्च के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो थे जिनके पास बहुत जमीन थी, पैसा था, हेनरी ने वो सब अपने कब्जे में कर लिया और अपने सपोर्टर्स में बांट दिया। तो ये जो उसने मतलब किया, ये उसने अपने रिलीजियस बिलीफ की वजह से नहीं किया बल्कि अपनी पर्सनल विश, अपने पावर के लिए उसने किया। हेनरी के बाद जो इंग्लैंड का रिलीजियस सीन था वो बड़ा उलझा रहा। हुआ ये कि उसका जो बेटा था एडवर्ड 6, उसके टाइम में जो प्रोटेस्टेंट आइडियाज थे वो बड़े तेज हो गए, लेकिन फिर उसकी जो बेटी थी मैरी, उसको ब्लडी मैरी भी कहते हैं, उसके नाम से वो मशहूर है, वो स्ट्रिक्ट कैथोलिक थी। तो उसने कैथोलिसिज्म वापस लाने की बड़ी कोशिश की, यानी अपनी औलाद में ही फिरके बन गए जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। तो वो जब मैरी थी तो जिन भी लोगों ने प्रोटेस्टेंटिज्म को एक्सेप्ट किया था वो उनको हेरेटिक यानी आप कह लें हमारी जबान में काफिर करार देने लग गई, उनको सजाएं देने लग गई, जिंदा जला दिया उसने भाई लोगों को। मैरी के बाद हेनरी की जो दूसरी बेटी थी एलिजाबेथ, 1558 में वो क्वीन बनी, उसने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। 1559 में उसने एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट बनाया। ये एक मिडिल वे था। अब ये देख रहे हो असल में दो फिरके बन चुके हैं, ये लड़ाइयां हो रही हैं जैसे सुन्नी शिया की होती है, ये इस तरह का सीन बन गया था अंदर क्रिश्चियनिटी के। तो भाई एलिजाबेथ जो थी इसने एक बीच का रास्ता अख्तियार किया। चर्च ऑफ इंग्लैंड उसने कहा ये प्रोटेस्टेंट ही रहेगी, लेकिन वर्शिप का जो स्टाइल है वो मॉडरेट रखा गया, ना बहुत ज्यादा कैथोलिक रिचुअल्स होंगी और ना बहुत ज्यादा जो है वो कैल्विनिस्ट होंगे। लोगों के घर में अपना फेथ रखने की उनको इजाजत है, उनको फ्रीडम है, लेकिन बाहर जो है वो एक ही चर्च को फॉलो किया जाएगा। तो एलिजाबेथ के टाइम में इंग्लैंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्टेंट कंट्री बन गया था और उसने स्पेन जैसे कैथोलिक पावर्स के खिलाफ लड़ाइयां भी की। तो इसका लुब्बे लुबाब देखें तो जर्मनी में जो रेफॉर्मेशन थी वो बाइबल की वजह से थी, वो फेथ की वजह से थी, वो बाइबल को असल जानना चाहते, बाइबल खुद क्या कह रहा है, चर्च की क्या ये बदमाशी हो रही है। लेकिन इंग्लैंड में जो ये था ये सीन अलग था। यहाँ पे एक किंग था जिसको तलाक चाहिए थी, जिसको बेटे की उसको ख्वाहिश थी हेनरी 8 ने, इसलिए उसने जो कैथोलिक चर्च था रोम का उससे ब्रेकअप कर लिया, यानी अपने पर्सनल विशेस की वजह से। और फिर जो है वो उसने अपने आप को सुप्रीम हेड बना दिया चर्च ऑफ इंग्लैंड का। अच्छा तो भाई अब इसमें जाहिर है जो कैथोलिक चर्च था उसने भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का ये तेजी से फैलने के बाद जो कैथोलिक चर्च था वो चुप नहीं बैठा, उसने अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश की। उसका रिस्पॉन्स भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। इसी को हिस्ट्री में काउंटर रेफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कैथोलिक चर्च की तरफ से एक बड़ा काउंटर अटैक जो किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये थी काउंसिल ऑफ ट्रेंट। ये एक काउंसिल बनाई गई 1545 से लेके 1563 तक ये चली। इसमें चर्च के जो लीडर्स थे वो बहुत दिन तक बैठकर अपने डॉक्ट्रिन्स जो थे उनको क्लियर उन्होंने किया। उन्होंने माना कि जो इंडल्जेंस है, ये पैसे देकर जो गुनाह माफ हम करवा रहे हैं जिसकी वजह से बड़ी बदनामी हो रही है, ये गलत चीज है। आखिरकार उन्होंने अपनी करप्शन जो है वो कबूल कर ली, लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ बताया कि फेथ जो है ना, ये सिर्फ फेथ की वजह से सैल्वेशन नहीं मिलेगी, इसको हम नहीं मान रहे। ये जो लूथर कह के गया कि बस सिर्फ फेथ ही जो है आपको जन्नत पहुंचा देगा, तो कैथोलिक चर्च इस पे मानने को वो तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि दोनों चीजें, फेथ और गुड वर्क, ये दोनों बड़ी जरूरी हैं। अच्छे काम भी करो और ईमान भी अपना मजबूत रखो, तभी कुछ हो सकता है। बाकी करप्शन कम करने की जो इन्होंने रूल्स बनाए, चर्च की सर्विसेज को सुधारा, एक सोसाइटी बनाई उन्होंने, सोसाइटी ऑफ जीसस, जेजुइट्स जिनको कहते हैं। ये जो थी ये 1540 में इग्नेशियस ऑफ लोयोला के नाम से
एक स्पेनिश सोल्जर ने बनाई। ये ग्रुप था, वो बड़ा डिसिप्लिन ग्रुप था, वेल एजुकेटेड था, डेडिकेटेड था। जेसुइट्स जो थे उन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेजेस खोली और बहुत अच्छे स्कॉलर्स और लीडर्स पैदा किए। मिशनरी वर्क में भी वो बाहर गए, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया में भी सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे वो आए, जिनकी वजह से इंडिया में जो है ना बहुत हद तक जो कैथोलिसिज्म है वो फैला। चर्च ने पूरी कोशिश की कि अपने आप को सुधार के, करप्शन वाले इल्जाम हटा के, डर से किसी तरह लोगों को अपने पास ही रखें। तो वो प्रोटेस्टेंट्स को, जो हेरेटिक्स थे, उनको वो सजाएं देते थे। जो भी चर्च के अगेंस्ट जाता था उसको बड़ी सजा मिलती थी और बड़ी वायलेंट किस्म की सजाएं होती थी। फिर चर्च ने एक इंडेक्स ऑफ फॉरबिडन बुक्स भी बनाया। इसमें उन सब बुक्स की लिस्ट थी जो कैथोलिक्स को पढ़ना बिल्कुल ही मना थे, मतलब हराम थे उनके लिए, क्योंकि उनमें जो थे वो प्रोटेस्टेंट आइडियाज थे जो चर्च के अगेंस्ट थे। तो भाई मार्टिन लूथर ने 1517 में जो रेफॉर्मेशन शुरू की, तो उन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो आवाज उठाई। इसमें यूरोप के दो हिस्से हो गए, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। तो ये सिर्फ रिलीजियस लड़ाई नहीं थी, इसमें बहुत सारी और भी चीजें शामिल थी, जैसे पावर, जमीन और पॉलिटिक्स। तो बड़ी जंगें हुई हैं इसकी वजह से। जर्मन पेजेंट वॉर, लूथर के आइडिया से इंस्पायर्ड होकर जर्मन जो फार्मर्स थे, पेजेंट्स, उन्होंने अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट बगावत शुरू कर दी। वो कहते थे कि हम सब बराबर हैं भाई, बाइबल के मुताबिक जो है ना हम सब बराबर हैं। बहुत बड़ा खून खराबा हुआ, लाखों लोग मारे गए। लूथर ने खुद इस रिवॉल्ट को कंडेम किया, लेकिन फिर भी वो चीज रुकी नहीं, खून खराबा रुका नहीं। तो ये जो रिलीजियस आइडियाज हैं वो किस तरह पॉलिटिकल और सोशल रिवॉल्ट में बदल सकते हैं, ये क्लियरली दिख गया। फ्रांस में कैथोलिक्स और जो ह्यूगनॉट्स थे फ्रेंच प्रोटेस्टेंट्स, उनके बीच भी वॉर चली। 36 साल तक सिविल वॉर चली। वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, बड़े मैसेकर्स हुए उसमें। किंग हेनरी IV जो हैं खुद प्रोटेस्टेंट से कैथोलिक बन गए। फिर उसने एडिक्ट ऑफ नांटिस पास किया, लॉ था जिसके मुताबिक जो ह्यूगनॉट्स थे, जो फ्रेंच प्रोटेस्टेंट्स थे, उनको वर्शिप करने की इजाजत और कुछ पॉलिटिकल राइट्स उसने दिए। ये यूरोप में पहली दफा मतलब एक बड़ी रिलीजियस टॉलरेंस की मिसाल थी। फिर डच रिवॉल्ट अलग हुए, नीदरलैंड्स में उधर अलग चल रहा था। वो फिर स्पेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। स्पेन जो था वो कैथोलिक था और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल वहां चल रहे थे। डच लोग ज्यादातर प्रोटेस्टेंट थे। ये लड़ाई अलग चल रही थी। ये रिलीजियस भी था, फिर इंडिपेंडेंस की लड़ाई भी इसी में शामिल थी। फिर आखिरकार नीदरलैंड्स ने अपनी आजादी हासिल कर ली। सबसे बड़ी जंग जो थी वो थी 30 इयर्स ऑफ वॉर। ये यूरोप की हिस्ट्री की सबसे डिस्ट्रक्टिव जंग थी। उसको शॉर्ट करके बताता हूँ। ये सिर्फ जर्मनी तक नहीं रही भाई, पूरे सेंट्रल यूरोप में ये फैल गई। शुरू कैसे हुई? बोहेमिया जो आज का चेक एरिया है, उसमें प्रोटेस्टेंट नोबल्स ने जो कैथोलिक किंग था फर्डिनांड II, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। उन्होंने कैथोलिक ऑफिसर्स जो थे उनको खिड़की से फेंक दिया। एक तो इसके पीछे जाहिर रिलीजियस रीजन थे, कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स। दूसरा पॉलिटिकल रीजन भी था। हर कंट्री अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। स्वीडन जो था, जिसका किंग प्रोटेस्टेंट था, वो जर्मनी आया। फ्रांस जो था वो कैथोलिक था, उसने प्रोटेस्टेंट साइड को सपोर्ट किया क्योंकि वो ऑस्ट्रिया, स्पेन की पावर को कम करना चाहता था। आई नो तो काफी लेयर्ड है। कंट्रीज जैसे डेनमार्क, स्पेन, नीदरलैंड्स, ये सब इन्वॉल्व हो गए। बहरहाल बहुत सारा नुकसान हुआ। जर्मनी की पॉपुलेशन 30 to 40% तक कम हो गई। कुछ एरियाज में तो 50-70% जो है ऐसे शहर, ऐसे विलेजेस वो तबाह हो गए। भूखमरी की हालत हो गई, फेमीन हो गया, प्लेग आ गया, लूट मार मच गई। लोग कहते थे कि ये वॉर जर्मनी को 100 साल पीछे ले गई। सोल्जर्स जो थे लोगों के घर लूट लेते थे, औरतों के साथ जबरदस्ती करते थे। बहुत ही बुरा टाइम था। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सबक जो यूरोप ने सीखा वो ये था कि अगर स्टेट को, पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ मिक्स करोगे तो पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। इसलिए फिर पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ। यूरोप का ये टर्निंग पॉइंट था। ये जो 2 ट्रीटीज थी, इसने वॉर को खत्म किया और एक नई बुनियाद रख दी। उसके जो मेन रूल थे वो एक तो ये था कि हर रूलर अपनी टेरिटरी में ऑफिशियल रिलीजन डिसाइड कर सकता है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स है, जो लोग हैं वहां रहने वाले, उनको पर्सनल फ्रीडम है। वो प्राइवेटली अपना जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन है कि मैं ये मान रहा हूँ तुम भी ये मानो, ये खत्म है। तो जितने भी थे फिर कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, लुथरियंस, कैल्विनिस्ट, सबको इक्वल राइट्स दिए गए। फिर सॉवरेनिटी पर भी बड़ा जोर दिया गया कि हर स्टेट अपने इंटरनल मामलों में इंडिपेंडेंट ही रहेगा। कोई बाहर वाला एम्परर, कोई पोप आके ना इंटरफेयर नहीं करेगा। ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट का सिस्टम है ना, यहीं से शुरू हुआ। जो हम कहते हैं हम सोवरेन कंट्री हैं, ये यहाँ से शुरू हुआ कि भाई इसमें मतलब दूसरे का अमल दखल नहीं होना चाहिए। रिलीजियस जो डिस्प्यूट्स थी उनको सॉल्व करने के लिए एक सेक्युलर तरीका जो है ना वो बनाया गया। ये पीस इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? ये जो चीज थी, इसने रिलीजियस वॉर्स थी उसको
खत्म कर दिया। तो यूरोप ने ये सीखा कि टॉलरेंस बहुत जरूरी है, सहना बहुत जरूरी है, वॉर से कुछ नहीं होगा। स्टेट को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर सेकुलर बना दिया। मतलब फिर स्टेट का जो काम है वो पब्लिक ऑर्डर को देखना है और पावर को देखना है, मतलब अपना जो बिलीफ सिस्टम है वो किसी पे फोर्स नहीं करना। ये जो था, ये मॉडर्न सेकुलरिज्म जो है उसका फाउंडेशन स्टोन बन गया। बाद में जब एनलाइटमेंट आई, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस आई, तो इसने इसको और जो है ना वो फैला दिया जो मॉडर्न सेकुलरिज्म है। तो वही आज हमने देखा कि कैसे एक आदमी मार्टिन लूथर ने चर्च की करप्शन को चैलेंज किया, उसको स्प्लिट कर दिया। अंदर जो है दो हिस्से हो गए, जिसकी वजह से रिलीजियस वॉर्स हुई, हजारों लोग मारे गए। लेकिन आखिर में यूरोप ने ये सीखा कि भाई टॉलरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो रेफर्मेशन है, ये मॉडर्न यूरोप अभी जो है इसकी बहुत बड़ी वजह है रेफर्मेशन। रिलीजियस फ्रीडम, नेशन स्टेट्स, इंडिविजुअल राइट्स की सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये तब के। तो भाई अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशंस की, जिसमें इंग्लिश, अमेरिकन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन की भी बात करेंगे। वही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत। मैं चला, गुड बाय।